डिजाइन और एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में हम क्वेश्चन आंसर देख रहे थे। अब देखते हैं व्हाट इज ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। ब्रूट फोर्स का मतलब होता है कि जिस तरीके से हम झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू जब एक बार मारते हैं तो पूरी तरीके से एक बार कोशिश करते हैं ब्रूट फोर्स की। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच यूजुअली बेस्ड डायरेक्टली ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट और एंड डेफिनेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व। तो ऐसा कोई एल्गोरिथम जो डायरेक्टली प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम करता है और जो डेफिनेशंस आपको उसके साथ है नहीं तो उन पे काम करता है, इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच कहते हैं। इसे हम ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम कहते हैं कि बिल्कुल प्रॉब्लम को स्ट्रेट में डील करना। तो अभी ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है? स्ट्रेंथ तो ये है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपके सामने है, आप उस पर जैसे अगर आपको मान लीजिए कुछ चीजें सर्च करनी है तो आप क्या करेंगे, एक से लेकर एंड तक सर्च कर लीजिए, एक एक को देख लीजिए। ये एक टाइप का ब्रूट फोर्स तो हुआ, सिंप्लिसिटी है इसमें। वीकनेस देखिएगा इसकी, अब जब वीकनेस की बात करेंगे एक और चीज इसकी स्ट्रेंथ में आती है, इसमें यील्ड्स रीजनेबल एल्गोरिथम फॉर सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। जैसे आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, सॉर्टिंग है, सर्चिंग है, स्ट्रिंग मैचिंग है, इसके लिए आपको ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन वीकनेस क्या है? वीकनेस ये है कि जब आप ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम यूज करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको एफिशिएंट एल्गोरिथम मिलेगा, बल्कि बहुत ही कम मिलता है। और जब ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम है, ये इतने अनएक्सेप्टेबली स्लो होते हैं, मतलब इनको इतने स्लो होते हैं कि आप इसको यूज नहीं कर सकते डिजाइन टेक्निक में। व्हाट इज एग्जॉस्टिव सर्च? एग्जॉस्टिव का मतलब होगा थका देने वाला। ऐसी कौन सा सर्च है जो एग्जॉस्टिव सर्च कहते हैं इसे? तो अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है और उसमें आप ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लगाते हैं, तो प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग सर्च फॉर एन एलिमेंट जिसकी कोई स्पेशल प्रॉपर्टी हो, जिसमें सच एज कॉम्बिनेटोरियल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन है, सबसेट ऑफ सेट्स है, उसमें अगर आप ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लगाते हैं सर्चिंग के, तो उसे हम एग्जॉस्टिव सर्च कहते हैं। गिव द जनरल प्लान ऑफ एग्जॉस्टिव सर्च। तो उसमें होता क्या है एग्जॉस्टिव सर्च में? सबसे पहले जितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं उनके वी जनरेट ऑल लिस्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, इस तरीके से हम लिस्ट बना लेते हैं। फिर हम इन सॉल्यूशन को एक के बाद एक चलाते हैं। फिर हम जो इनफिजिबल उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, और उसके बाद जो बेस्ट इनमें से बचता है उसको ले लेते हैं, और जो बेस्ट आता है उसको अनाउंस कर देते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन। अब डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम का क्या जनरल प्लान है? जैसे अगर आपको याद हो कि जो हमारा क्विक सॉर्ट है या फिर हमारे सॉर्टिंग एक और टेक्निक है मर्ज सॉर्ट, इसमें हम डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम यूज करते हैं। तो उसका तरीका क्या है? सबसे पहले आपका जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम का इंस्टेंस है, उसको हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं, सारे एक जैसे साइज के हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर इन जो छोटे छोटे पार्ट्स है इनको हम रिकर्सिवली, मतलब मान लीजिए ये है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, अब इनको सॉल्व किया, तो इसके लिए क्या ये छोटा पार्ट है, इसको भी इसी तरीके सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको भी 2 भाग में डिवाइड कर दिया। अब ये सॉल्व करना है तो क्योंकि रिकर्सिवली चल रहा है, इसको और 2 भाग में डिवाइड कर दिया, फिर इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के क्या करेंगे, क्योंकि पहला टेक्निक क्या थी, आधा करना, तो इसको आधा कर दिया, आधा कर दिया, या फिर सब प्रॉब्लम डिवाइड कर दिया, आधा नहीं प्रॉब्लम, वो स्पेसिफिक हो जाएगा, जनरलाइज चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं कि उसके बाद जब ये एक लेवल पे आ गया, सबसे छोटे लेवल पे, फिर आप इसको कंबाइन करना शुरू करते हैं, इन दोनों कंबाइन करेंगे, फिर ये जो आ गया इसको इससे कंबाइन करेंगे, ऐसे कंबाइन करते करते आप एक्चुअल आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से इसे हम डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी कहते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम के एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले तो यह है कि ये बहुत सारे डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एफिशिएंसी आपको देता है अच्छी, पैरेललिज्म देता है, मेमोरी एक्सेस है, राउंड ऑफ कंट्रोल है, सारी चीजें आपको डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम में मिलती है। फिजिबिलिटी क्या है? डिफाइन फिजिबिलिटी। फिजिबल से मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कुछ सॉल्यूशन सेट है, फिजिबल सेट जो कैंडिडेट के, तो आप क्या करेंगे कि ये जो सेट है ये आपके सॉल्यूशन देने में काबिल है, तो प्रॉमिसिंग है इफ इट कैन बी एक्सटेंडेड टू प्रोड्यूस नॉट मेयरली अ सॉल्यूशन बट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा कि आप क्या करते हैं, मान लीजिए एक म्यूजिक शो हो रहा है जिसमें आपको अच्छा सिंगर देखना है, तो आपके पास 1 करोड़ लोग आ गए, चलिए 1 करोड़ तो बहुत ज्यादा हो गया, 1 लाख आ गए मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, इसमें सबका ऑडिशन ले लेंगे, और मान लीजिए 10,000 या 1,000 आप ले लेंगे जो अच्छे सिंगर्स हैं, जिनमें से आप और सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो ये 1,000 जो है यही आपकी फिजिबिलिटी होती है, फिजिबिलिटी सेट कहते हैं। हैमिल्टोनियन सर्किट क्या होता है? हैमिल्टोनियन सर्किट ये ऐसा साइकिल है, मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ है, तो ऐसा साइकिल जिसमें आप हर एक वर्टिसेस को केवल एक बार विजिट करेंगे और एक साइकिल बना देंगे। साइकिल है ना, इस तरीके से साइकिल बना देंगे। साइकिल का मतलब ये है कि पहला और आखिरी जो नोड होगा वो सेम होगा। मास्टर थ्योरम बताना है आपको, और यूज मास्टर थ्योरम आपके कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स है जिसकी रनिंग टाइम निकालने के लिए आप डायरेक्टली मास्टर थ्योरम को यूज कर सकते हैं।
और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है और जो तरीके हैं उसी से निकल के आए। तो ये मास्टर थ्योरम है। इसमें क्या है कि अगर आपका टी एन है, जो टाइम है, वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं ए टी एन बाई बी प्लस एफ एन। अगर इस तरीके से लिख सकते हैं आप, तो आप ये ए बी इनको देखेंगे, ए बी। तो अगर ए और ये ऑफकोर्स ए बी और साथ में यहाँ पर आपका आएगा, तो इसमें ध्यान से देखिएगा कि जो एफ एन है, अगर ये आपका इस तरीके का है, थीटा एन टू द पावर डी, अगर एक रिकरेंस रिलेशन है टी एन इज इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ एन, एफ एन जो है इस तरीके का है, एफ एन एक फंक्शन है वो इस तरीके से हो सकता है। तो इसमें ये फंक्शन जो है वो सीधा आप ऑर्डर ऑफ एन टू द पावर डी लिख सकते हैं, अगर ए लेस देन बी टू द पावर डी। ध्यान दीजिएगा, ए ये वैल्यू है, बी ये वैल्यू है और डी ये वैल्यू है। इसी तरीके से आप अगर ए इक्वल टू बी टू द पावर डी है, तो आप सीधा जो टी एन है, यानी कि जो ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको सीधा बोल सकते हैं थीटा एन टू द पावर डी लॉग एन। अगर मान लीजिए ए ग्रेटर देन बी टू द पावर डी है, तो आप सीधा बोलेंगे थीटा एन लॉग बी टू द पावर ए, बी और डी ए। तो जो एफिशिएंसी है एनालिसिस बहुत सारे डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम की ग्रेटली रिड्यूस हो जाती है मास्टर थ्योरम को यूज करने से। व्हाट इज द जनरल डिवाइड एंड कॉन्कर रिकरेंस रिलेशनशिप? ये जो आपने अभी देखा, यही इसका जनरल रिकरेंस रिलेशनशिप है, यानी टी एन जो टाइम है एन के टर्म्स में, वो ए टी एन बाई बी प्लस एफ एन। तो अगर आप एक इंस्टेंस है जो साइज एन का है, अगर आप इसको डिवाइड कर सके एन बाई बी में, जहां पर अगर आप एन को पावर ऑफ बी में कंसिडर करें, एफ एन को एन की पावर बी में, एन की पावर बी में, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, जहां पर ये एफ एन क्या होगा, एफ एन एक फंक्शन है जो आपको बताएगा कि भाई टाइम स्पेंट ऑन डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर वंस एंड ऑन कंबाइनिंग। ये जो ए टी एन बाई बी, तो इसको आप डिवीजन कर रहे हैं अलग अलग भाग में, लेकिन जितना एफर्ट इसको भाग देने में, मतलब छोटे छोटे भागों में बनाने में और फिर से रिकम्बाइन करने में वो जो टाइम लग रहा है, वो एफ एन बता रहा है आपको। डिफाइन मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट अगर आपके पास एक एरे है, तो आप क्या करते हैं, इसको दो हाफ में डिवाइड कर देते हैं और फिर इन दोनों भाग को आप रिकर्सिवली इनको फिर से सॉर्ट करते हैं, और जब आप इस पे लास्ट में पहुंच जाते हैं, फिर आप मर्जिंग करते हैं। जो सॉर्टेड एरेज है, मतलब इसको सॉर्ट कर दिया, इसको सॉर्ट कर दिया, फिर मर्ज कर दिया, लेकिन ये हर बार आप तोड़ते जाते हैं, इसको तोड़ के फिर मर्ज करते हैं। आप स्टेप बताइए, व्हाट आर द स्टेप्स इन मर्ज सॉर्ट? तो इसमें सबसे पहला तो डिवाइड स्टेप होता है। अगर आपके पास एक एरे है, इसमें आप इस एरे को अलग अलग चीजें हैं, देखिए ये तो पूरा एक वो हो गया, एल्गोरिथम हो गया। अगर आपका एरे में कोई भी एलिमेंट नहीं है या फिर एक एलिमेंट है, तो आप सीधा रिटर्न कर दीजिए। जो एरे है वो सॉर्टेड होता है, एक एलिमेंट तो हमेशा सॉर्टेड होता है। नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो आप इस ए को डिवाइड कर दीजिए टू सब एलिमेंट, A1 में और A2 में, और दोनों में आधे आधे एलिमेंट्स होंगे। फिर आप इस जो एरे है इसको फिर से रिकर्सिवली सॉर्ट करिए, A1 को A2 को अलग अलग। फिर उसके बाद आप ये जो आपने अलग अलग करके इनको तोड़ दिया, इसको आप मर्ज करेंगे, इनको इन सॉर्टेड एरेज को भी लास्ट तक पहुंच जाएंगे, आखिर में पहुंच जाएंगे, तो एक ही बचेगा, एक तो हमेशा सॉर्टेड होता है। तो बस ये जो दो आपको मिले, इनको मर्ज कर दीजिए, ऐसे यहाँ भी मिलेंगे, इनको मर्ज कर दीजिए, आखिर में आपको मर्जिंग से पूरा एक वापस ले आना है। डिसएडवांटेज क्या है डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम के? पहले तो ये है कि कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी, रिकर्शन को रिकर्शन करेंगे तो ओवरहेड भी आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्टैक यूज होने वाला है, और जो सब प्रॉब्लम्स है रिपीटेड हो रहे हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहे हैं, फिर उसको फिर सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहे हैं, तो रिपीटेड सब प्रॉब्लम, डिफिकल्टी इन कंसेप्चुअलिटी, और जो रिकर्शन का ओवरहेड वो लगेगा। क्विक सॉर्ट बताइए, डिफाइन क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट एक एल्गोरिथम है जहां पर इट इज चॉइस इन मेनी सिचुएशन बिकॉज इट इज नॉट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। इसको डिफिकल्ट करना, मतलब डिपेंड करना काफी आसान है, और जनरल पर्पस सॉर्ट की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बेस्ट केस में आपको n log n ही आपको कॉम्प्लेक्सिटी देता है, जो कि मर्ज सॉर्ट की, और जो रिसोर्सेज है वो भी बहुत कम कंज्यूम करता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी कमी है। लिस्ट आउट द एडवांटेजेस ऑफ क्विक सॉर्ट। पहला तो यह है कि इन प्लेस है, यानी कि बहुत कम ये आपका ऑक्सिलरी स्टैक यूज करता है, जो ऑक्सिलरी स्टैक मैंने ये सिस्टम स्टैक है उसको यूज करता है। तो इन प्लेस है, इन प्लेस यानी कि आपका ये एरे है, इसको कहीं और ले जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे यहीं सब कुछ हो जाएगा, किसी और जगह इसको ले आके फिर वापस आने की जरूरत नहीं। और ये n log n टाइम लेता है n आइटम को सॉर्ट करने के लिए। एक्सट्रीमली शॉर्ट इनर लूप, ये शॉर्ट इनर लूप है, इसलिए इसका टाइम इतना बच रहा है। और ये एल्गोरिथम पूरी तरह प्रूव है, और इसके परफॉर्मेंस इश्यू बिल्कुल वेल वर्स्ड है, जाने माने हैं। और ये एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है जब आप पढ़ाई करते हैं एल्गोरिथम की,
और उसकी डिजाइन की थी। क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट क्लासिकल एग्जांपल्स हैं। डिसएडवांटेज क्या है क्विक सॉर्ट का? पहली चीज तो यह है कि रिकर्सिव है। अगर आप रिकर्शन अवेलेबल नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसका इम्प्लीमेंट करना। दूसरा यह है कि वर्स्ट केस, ये जो मैंने आपको बताया एनलॉगिन, ये तो नॉर्मल एवरेज केस है इसका, लेकिन इसकी वर्स्ट केस जो कॉम्प्लेक्सिटी है एन स्क्वायर है। आप क्या करेंगे, आप एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी, ये तो बबल सॉर्ट की भी है, तो क्यों ना बबल सॉर्ट यूज किया जाए। फ्रजाइल है ये, यानी कि अगर आपने थोड़ा सा भी इम्प्लीमेंटेशन में गलती कर दी तो फिर आज ये बहुत ही खराब परफॉर्मेंस देने वाला है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट? क्योंकि क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट दोनों ही आपको एनलॉगिन की वो दे रहे हैं एफिशिएंसी, तो इसलिए जानना जरूरी है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि दोनों ही क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट, ये आपको पहली चीज तो ये दोनों डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक यूज करते हैं। इसमें क्या करता है कि आप एरे को पार्टीशन करते हैं सब एरेज में। डिफरेंस आता है किस तरीके से आप पार्टीशन करते हैं। मर्ज सॉर्ट में आप उनकी पोजीशन, जो आप मिड पोजीशन पे आते हैं ना, उस हिसाब से इसको डिवाइड करते हैं। और जो क्विक सॉर्ट है इसमें आप पिवोट वैल्यू या फिर आप ये समझ लीजिए जो एलिमेंट वैल्यूज है उनके हिसाब से उनको पार्टीशन करते हैं। तो ये क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट में अंतर है। व्हाट इज बाइनरी सर्च? बाइनरी सर्च का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर मान लीजिए एरे में एलिमेंट है, तो आप सबसे पहली बात है कि बाइनरी सर्च में आपको सॉर्टेड एलिमेंट होने चाहिए। सॉर्टेड, अगर सॉर्टेड नहीं है तो बाइनरी सर्च लगा नहीं पाएंगे उसमें। फिर आप सेंटर पे जाएंगे, मिड वैल्यू को चेक करेंगे अगर ये है कि नहीं है। अगर ये नहीं है तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी या बड़ी है। ये दो वैल्यू है ना, ये और ये जो बीच मिड में है, ये इससे छोटी या बड़ी है। अगर ये इससे बड़ी है तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे, अगर ये इससे छोटी है तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे। तो आधे भाग में टूट गया है। तो आपको बढ़िया लॉग एन की आपको एफिशिएंसी देता है। तो बाइनरी सर्च बहुत एफिशिएंट एल्गोरिथम है सर्चिंग का सॉर्टेड एरे। तो इसमें करते क्या है, मिडिल एलिमेंट पे जाते हैं, उसके बाद हम अगर हमको मिल गया एलिमेंट तो ठीक है, नहीं तो बाएं हाथ पे दाएं हाथ पे इस बेसिस पे कि क्या ये एलिमेंट, क्या ये जो हम सर्च करने जा रहे हैं ये छोटा है तो बाएं हाथ पे जाएंगे, और अगर बड़ा है तो दाएं हाथ पे जाएंगे। इस तरीके से आपके यहाँ सर्च करते हैं। अगर बाई चांस के इस एलिमेंट से छोटा है तो केवल इसको लेंगे, इसको छोड़ देंगे, और अगर के इससे बड़ा है तो इनको लेंगे, इनको छोड़ देंगे। लिस्ट आउट 4 स्टेप्स इन स्ट्रासेंस मेथड। स्ट्रासेंस मेथड में क्या करते हैं हम, सबसे पहले डिवाइड द इनपुट मैट्रिक्स ए बी इंटू n/2 सब मैट्रिसेस। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन की जरूरत नहीं है, हम इसको इस तरीके से बता देते हैं। आप जो इनपुट मैट्रिक्स है इसको दो भाग में डिवाइड कर दीजिए, n/2 और n/2। फिर उसके बाद स्केलर एडिशन सब्ट्रैक्शन इसमें करते हैं। आप n/2 मैट्रिक्स जैसे a1 से लेकर a1 है, b1 है, ऐसे a1 b1 a2 b2 इस तरीके से a1 7 b7 तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि 14 मैट्रिक्स है इसलिए a1 से लेकर आप इसको गिनेंगे तो 14 बनेंगे। फिर आप रिकर्सिव कंप्यूटेशन करेंगे इन 7 मैट्रिक्स का, ताकि pi इज इक्वल टू ai इंटू bi, इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पर i आपका 1 से 2 से लेकर 7 तक जाएगा। फिर कंप्यूट करते हैं जो सब मैट्रिसेस r s t u, जो रिजल्ट आ रहा है मैट्रिक्स सी में, जिसमें हम ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं जो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं pi में ये वाले, और वी यूज ओनली रफ n स्क्वायर स्केलर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। तो ये स्ट्रासेंस मेथड है। अब हम देख रहे हैं व्हाट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग को इस तरीके से समझिए कि अगर आपने ये देखा कि कोई काम बार बार हो रहा है, एक चीज बार बार हो रही है ना, जैसे मान लीजिए आपको पानी पीना है, तो एक बहुत नेम सा एग्जांपल ले रहा हूँ। आप मान लीजिए आप कैसे पानी पीते हैं, कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं, फिर अगली बार फिर से कुआं खोदते हैं पानी पीते हैं, है ना। तो इससे अच्छा कि बार बार कुआं खोदे और पानी पिए, आप कुछ ऐसा इंतजाम कर लीजिए कि आप ऐसे कुएं पे चले जाइए जहाँ पानी इनफ हो, और उसके बाद आप यहाँ से पानी निकाल सकें। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि कोई चीज ऐसी है, कोई कंप्यूटेशन ऐसे हैं जो बार बार हो रहे हैं, आपको पता है ये बार बार हो रहे हैं, तो एक बार करके इसको छोड़ दीजिए, और जितने भी बार हो रहे हैं उन सबको देख लीजिए, और जो एक बार करके छोड़ा है उतने बार इसको कंप्यूट कर लीजिए। ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में एक एल्गोरिथम डिजाइन की तकनीक है, और जहां पर आपके ये बहुत सारे रिजल्ट आएंगे सीक्वेंस ऑफ डिसीजन के, वहां पर आप इसका उपयोग करेंगे। जब मैं कहना तो चाह रहा था ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, मतलब आपने क्या किया कि ये प्रॉब्लम लिया, इसको सब प्रॉब्लम कर दिया, ठीक है। अब सब प्रॉब्लम में आपने देखा कि इसमें एक इसको और भी सब प्रॉब्लम कर दिया, इसको और भी सब प्रॉब्लम कर दिया, इसको और भी सब प्रॉब्लम कर दिया, इन सब प्रॉब्लम को और सब प्रॉब्लम कर दिया। लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें ये पार्ट और ये पार्ट ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, ये तो ओवरलैपिंग हो रहा है। तो ये जो बार बार रिपीट हो रहा है ना, दिस सब प्रॉब्लम्स अराइज फ्रॉम द रिकरेंस रिलेशन। तो इन जो सब प्रॉब्लम का है उसको हम केवल एक बार जो स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम जो बार बार हो रहे हैं इसको केवल एक बार कर लीजिए, उसके बाद इनको कहीं दर्ज कर लीजिए, जैसे टेबल में दर्ज कर लीजिए, और फिर जब ओरिजिनल प्रॉब्लम आ जाए ना तो फिर इसको यहाँ से उठा के रख दीजिए। तो इसको रिचर्ड साहब ने बनाया था डायनेमिक प्रोग्रामिंग,
एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। आप फिबोनाची सीरीज करते हैं ना, फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, लास्ट में F1 और F0 कॉल होता है बार बार। जो हर बार F1 F0 कॉल हो रहा है तो F1 F0 को रख लीजिए, जहां जहां कॉल हो रहा है वहां छोड़ दीजिए, बाद में आखिरी में वहां पर कर दीजिए। इसे कहते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। फीचर्स क्या है डायनेमिक प्रोग्रामिंग के, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग? तो इसके फीचर ये है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू सब प्रॉब्लम्स आर रिटेन सो एज टू अवॉइड रिकम्प्यूटिंग देयर वैल्यूज। तो बार बार जो पूरा खोदने की प्रॉब्लम है आपकी दूर हो जाएगी। डिसीजन सीक्वेंस कंटेनिंग सब सीक्वेंसेस दैट आर सब ऑप्टिमल आर नॉट कंसीडर्ड। जो डिसीजन सीक्वेंस है, जो आपके सब मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रहे हैं उनको हम छोड़ देते हैं, उनको लेते हैं, तो आपको हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। डायनेमिक प्रोग्रामिंग की ड्रॉबैक्स क्या है, कमियां क्या है? पहले जिससे इसकी टाइम और स्पेस रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, क्योंकि स्टोरेज हर एक लेवल पे आपको चाहिए। अब जो सब प्रॉब्लम है इनको भी तो स्टोर करने के लिए, और ऑप्टिमैलिटी आपको हर एक लेवल पे चेक करनी पड़ेगी डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी, it states that an optimal sequence of decisions has the property that whenever the initial stage of decision must constitute an optimal sequence with regard to state resulting from the first decision। इसका मतलब ये होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी का कि ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑफ डिसीजन इनकी प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आप इनिशियल स्टेज पर whenever the initial stage or decisions must constitute an optimal sequence, जब भी आपके डिसीजन में कोई ऑप्टिमल सीक्वेंस होगा तो आपके विथ रिगार्ड टू स्टेज रिजल्टिंग फ्रॉम दिस फर्स्ट डिसीजन। तो ये जो आपके ऑप्टिमल डिसीजन है, द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी सेज, जब आप कभी ऑप्टिमैलिटी या फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशंस के बारे में देखते हैं और ये आपकी एक सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है ये आपको एक प्रिंसिपल के तहत बताएगा कि हाँ भाई हमारे ये जो अलग अलग सॉल्यूशंस है इसमें ऑप्टिमल क्या होगा, ये प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रीडी मेथड एंड डायनेमिक मेथड? ग्रीडी मेथड का मतलब ये होता है कि ओनली वन सीक्वेंस ऑफ डिसीजन जनरेट, एक ही सीक्वेंस जनरेट होगा। दूसरा ये है कि ये कोई गारंटी नहीं देता है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ग्रीडी का मतलब ये है कि ये लोकल ऑप्टिमम ढूंढ लेगा उसी टाइप, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, इस टाइप की लोकल में ध्यान देता है। जिस समय मुझे सबसे ज्यादा मिले उसको मैं पकड़ लूँ, उसमें देखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब ओवरऑल सॉल्यूशन मिलेगा तो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है कि आपको बहुत सारे डिसीजन मिलेंगे, क्योंकि ग्रीडी में तो सीक्वेंस एक ही सीक्वेंस मिलेगा हर बार में, लेकिन डायनेमिक में ऐसा नहीं है, बहुत सारे डिसीजन आपको मिलेंगे और हमेशा आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। ग्रीडी टेक्निक क्या है? ग्रीडी टेक्निक का मतलब यह है कि एक जो लालची आदमी होता है वो सबसे उस समय जो उसको बेस्ट अल्टरनेटिव मिल रहा होगा उसे ग्रैब कर लेगा, उसे अपने कंट्रोल में ले लेगा। ये होप देखिए कि आज जो मुझे फायदा, आज मुझे जो बेस्ट चीज मिल रही है, अगर मैं बेस्ट उठाता रहूँ हर जगह से तो मैं सब जो एक्चुअल मेरा काम है वो बेस्ट हो जाएगा। तो उसका यह है कि अगर मैं लोकल जो ऑप्टिमल चॉइसेस है उनको अगर मैं देखता रहूँ तो मुझे जब फाइनल प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो ग्लोबल मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन पहुंच जाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो सॉल्यूशन है, जो मतलब जो ग्रीडीनेस होनी चाहिए, यानी जो आपको उस समय लालचीपना दिखाना है, उसमें क्या तकनीक होनी चाहिए, उस चॉइस कैसे होगी, फिजिबल, यानी कि जो प्रॉब्लम की कंस्ट्रेंट है उस समय वो फॉलो करे, वो उस समय का मतलब लोकल चॉइस उस समय वो बेस्ट हो, मतलब बेस्ट लोकल चॉइस हो, जितने भी फिजिबल चॉइसेस उस स्टेप पे हो। उसके बाद एक बार वो हो गया तो इट कैन नॉट बी चेंज इन दिस सब्सिक्वेंट स्टेप, एक बार चेंज नहीं कर सकते, इररिवर्सिबल है। राइट, एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम, हमने अभी 2-3 चीजें देखी ग्रीडी की। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अगर ऑप्टिमल आप कह रहे हैं कि मुझे ऑप्टिमल वे में सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं कि वी कंस्ट्रक्ट द सॉल्यूशन फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ कैंडिडेट्स। पहली चीज तो ये है कि हम जो हमें कैंडिडेट है उसमें से हम सॉल्यूशन बनाना उचित समझते हैं। फिर उसके बाद जैसे एल्गोरिथम और आगे बढ़ता है तो और भी जो सेट्स है, 2 अदर सेट्स गेट एक्यूमुलेटेड, और जो सेट है जिसमें हम जिनको ऑलरेडी हमने कंसीडर कर लिया है उनको वो सारी चीज आ गई, और जो आपको नए सेट मिलते हैं उनको हम रख लेते हैं अगर वो और अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, बाकी को हम रिजेक्ट कर देते हैं। ये ग्रीडी एल्गोरिथम है। ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी क्या है? पहली चीज तो ये है ग्रीडी चॉइस की कि हम एक ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे आ सकते हैं अगर हम लोकल ऑप्टिमल चॉइस देखते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ इसको समझिए, क्योंकि 2-4 चीजें ग्रीडी के बारे में बात हो गई तो मैं थोड़ा सा ये समझाऊँ कि अगर मान लीजिए ये आपका है, तो आप जब यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि यार ये इससे ऊपर है तो आप इसको चूज कर लें। आप यहाँ पर आएंगे देखेंगे अरे ये तो सबसे ऊपर है, इससे भी ऊपर, इससे भी ऊपर, इससे भी ऊपर, आप इसको चूज करेंगे। लेकिन अब जब आप ये और ये चूज करेंगे तो आप ये भूल जाएंगे कि आपका ये जो है ये एक्चुअल सोल्यूशन है, ये एक्चुअल मैक्सिमा है या एक्चुअल ऑप्टिमल सोल्यूशन है। यहाँ आप चूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये लोकल को करने के बाद ऑप्टिमल पर नहीं पहुंच सकते। तो ये फर्स्ट कंपोनेंट तो ये होता है कि आप ग्लोबल
ऑप्टिमल पे पहुंच सकते हैं लोकल चॉइस से। दूसरा यह है कि जो चॉइसेस हैं ग्रीडी एल्गोरिथम में, जो अभी तक हमने चॉइस किए हैं, इट डिपेंड्स ऑन चॉइस मेड सो फार बट इट कैन नॉट डिपेंड ऑन एनी फ्यूचर चॉइसेस और एनी सब सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अभी तक जो किए हैं आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आप आगे जो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलने वाला है या कोई और सॉल्यूशन मिलने वाला है। ये टॉप डाउन फैशन में काम करता है, टॉप डाउन फैशन में काम करता है ग्रीडी चॉइस। तो ग्रीडी मेथड क्या हुआ, इसमें क्या करते हैं कि जो सबसे बेस्ट दिख रहा है उस समय वो ले लेते हैं। अगर आपके n इनपुट्स है, इनपुट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ सबसेट दैट सेटिस्फाइज सम कंस्ट्रेंट दैट इज द फिजिबल सॉल्यूशन, तो आप क्या करते हैं कि ग्रीडी मेथड सजेस्ट दैट वन कैन डिवाइस एन एल्गोरिथम दैट वर्क्स इन अ स्टेजेस कंसीडरिंग वन इनपुट एट अ टाइम। ग्रीडी मेथड ये कहता है कि आपने क्या किया कि आपके पास अभी यहाँ पर बेस्ट जो दिख रहा है, लेकिन कंस्ट्रेंट के हिसाब से जो कंस्ट्रेंट दिए उनके हिसाब से यहाँ बेस्ट दिख रहा है, तो आपने क्या क्या कहा, ये उठा लिया, फिर आप आगे बढ़े, आपने देखा यहाँ पर और कौन सा है, आपने बेस्ट दिया वो उठा लिया, तो ये बेस्ट उठाते उठाते आप ना मैक्सिमम मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन पहुंच जाएंगे। व्हाट आर द स्टेप रिक्वायर्ड टू डेवलप अ ग्रीडी एल्गोरिथम? सबसे पहले आपको पता करना है कि ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर क्या है प्रॉब्लम का, फिर उसके बाद एक रिकर्सिव सॉल्यूशन लेना है, फिर आपको प्रूव करना है कि हर एक स्टेज पे रिकर्शन के जो ऑप्टिमल चॉइस है वो ग्रीडी चॉइस है। तो ये करने के बाद आपको बताना है कि शो दैट ऑल बट वन ऑफ द सब प्रॉब्लम इंक्लूडेड बाय हैविंग मेड द ग्रीडी चॉइस आर एम्प्टी। ऑल बट वन, तो आपको ये बताना है कि हमने ये चूज कर लिया, बाकी हमने छोड़ दिया, और उसको हमें रिकर्सिवली करना है, डेवलप रिकर्सिव एल्गोरिथम, फिर उसके बाद उसको हम इटरेटिव एल्गोरिथम में भी चेंज कर सकते हैं। व्हाट इज ग्रीडी टेक्निक? ग्रीडी टेक्निक देखिए ये सारी चीजें यहीं पे चल रही है, बार बार इसकी बात हो रही है कि ग्रीडी डायनामिक प्रोग्रामिंग, डिवाइड एंड कॉन्कर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ग्रीडी टेक्निक आपको बताती है कि बेस्ट जो आ रहा है उसको ले लीजिए, और उसकी चॉइस जो होगी वो हिसाब से होगी कि फिजिबल होनी चाहिए, लोकली ऑप्टिमल होना चाहिए और इरेवर्सिबल होना चाहिए। व्हाट आर द लेबल्स इन प्रिम्स एल्गोरिथम यूज्ड फॉर? प्रिम्स, क्रुस्कल, ये सारे आपके एल्गोरिथम से ये रिलेटेड किससे है? आपके ग्राफ से। तो प्रिम एल्गोरिथम करता क्या है? प्रिम एल्गोरिथम मेक्स इट नेसेसरी टू प्रोवाइड ईच वर्टेक्स नॉट इन द करंट ट्री विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द शॉर्टेस्ट एज कनेक्टिंग टू द वर्टेक्स टू अ ट्री वर्टेक्स। यानी यहाँ पर ये आपको शॉर्टेस्ट वर्टेक्स ढूंढने पे मजबूर करता है। तो इसमें वो करता कैसे है? द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय अटैचिंग टू लेबल्स टू अ वर्टेक्स। इसमें दो लेबल्स होते हैं, एक तो नेम होगा नियरेस्ट ट्री वर्टेक्स का, और लेंथ, जो लेंथ है उस करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स की, ये लेबल्स होते हैं इसमें। हाउ आर द वर्टिसेस नॉट इन द ट्री स्प्लिट इनटू? द वर्टिसेस, जो वर्टेक्स आपके ग्राफ में एजेस होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, तो वर्टिसेस दैट आर नॉट स्प्लिट इन द ट्री आर स्प्लिट इनटू टू सेट्स। एक वर्टेक्स जो ट्री में आपके दैट आर नॉट इन द ट्री, जो ट्री में नहीं है, उनको आप स्प्लिट कैसे करते हैं? दो सेट में। पहला तो एक फ्रिंज होता है, दूसरा आपका होता है अनसीन। फ्रिंज क्या होता है? इट कंटेन्स द वर्टिसेस दैट आर नॉट इन द ट्री बट आर एडजेसेंट टू एटलीस्ट वन ट्री वर्टेक्स। जो वर्टेक्स जो ट्री में तो नहीं है लेकिन एडजेसेंट है किसी एक ट्री वर्टेक्स के। उसके बाद अनसीन मतलब ये है ऑल अदर वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ आर कॉल्ड अनसीन बिकॉज़ दे आर येट टू बी अफेक्टेड बाय द एल्गोरिथम। बाकी सारे जो होंगे वो अनसीन कहलाएंगे। व्हाट आर द ऑपरेशन टू बी डन आफ्टर आइडेंटिफाइंग अ वर्टेक्स यू टू बी एडेड टू द ट्री? अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक वर्टेक्स है जो आपको ऐड करना है ट्री में, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आप इसको लेंगे जो आपको मिला है, वो एक सेट में डालेंगे v माइनस vt के, टू दी सेट ऑफ थ्री वर्टिसेस vt। मूव u फ्रॉम द सेट v माइनस vt से उठा के vt में डाल देंगे, और फॉर ईच रिमेनिंग वर्टेक्स u जो इसमें बचे हुए दैट इज कनेक्टेड टू u स्टार, जो इससे कनेक्टेड थे, बाय शॉर्टर एज। अगर शॉर्टेज एज है तो देन दी यूज और u स्टार करंट डिस्टेंस लेवल वी अपडेट, हम क्या करेंगे? u स्टार को अपडेट कर देंगे जो वेट है एंड द वेट ऑफ द एज बिटवीन u स्टार एंड u। अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाता है शॉर्टर एज तो आप इसको अपडेट कर देंगे। ये तरीका है। डिस्चार्ज एल्गोरिथम क्या है? डिस्चार्ज या डिस्चार्ज एल्गोरिथम है, ये आपके शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है, ग्राफ के लिए यूज होता है। तो डिस्चार्ज एल्गोरिथम ये सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम के लिए यूज होता है। अगर आपका एक ये वेटेड कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए इसमें, अगर आपका वर्टेक्स है जिसे हम सोर्स करते हैं, तो हम क्या करते हैं? इसमें शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं, बाकी हमको मिल जाता है, बाकी सब जितने भी वर्टिसेस हैं वहां के लिए शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं? एक जगह से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद सबको इन्फिनिटी नंबर दे देते हैं, फिर एक एक करके हम हर एक उस पर जाते हैं वर्टेक्स पे, और फिर देखते हैं कौन सा शॉर्ट और मिल रहा है, और बार बार हम इसको अपडेट करते रहते हैं। डिफाइन स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री क्या है? स्पैनिंग ट्री एक कनेक्टेड ग्राफ जी के लिए ये है क्या? कनेक्टेड एसाइक्लिक सबग्राफ ऑफ जी दैट इंक्लूड ऑल द जीज वर्टिसेस। तो एक ट्री आपके पास, अगर आपके पास एक ट्री नहीं, आपके पास एक ग्राफ है, मान लीजिए ग्राफ है,
तो ग्राफ में आप ऐसे इस तरीके से कुछ ट्री बना दीजिए कि आपके सारे के सारे वर्टिसेस ले लिए जाए और ये एसाइक्लिक सब ग्राफ बन जाए। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या करेंगे, ऐसा स्पैनिंग ट्री निकालेंगे जिसका वेट जो होगा वो मिनिमम होगा। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक ऐसा कनेक्टेड ग्राफ है, किसी कनेक्टेड ग्राफ जी का एक ऐसा स्पैनिंग ट्री बनाया आपने इस कनेक्टेड ग्राफ जी का जिसका मिनिमम टोटल जो वेट है वो मिनिमम है, टोटल वेट मिनिमम है। तो ये कुछ और क्वेश्चंस लिए हमने अपने एल्गोरिथम्स और एनालिसिस के, हम और भी देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी।